भाव भगवान छे एक गुजराती फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्राइस भगवान है। हालांकि ये एक स्लोगन जैसा लगता है। भाव भगवान छे एक फिलॉसफी ज्यादा है जिसका अर्थ होता है कि स्टॉक मार्केट हमेशा सही होता है। अब अलग अलग स्टेक होल्डर्स के प्राइस के इंपॉर्टेंस पर डिफरेंट टेक होते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम इस वीडियो में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। आइए ट्रेडर्स के साथ शुरुआत करें। आप जानते हैं कि ये लोग शॉर्ट टर्म बेसिस पर बाय और सेल करते हैं। इन लोगों के लिए बेशक प्राइस ही उनका भगवान होता है। वास्तव में यदि आप किसी ट्रेडर से पूछें तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वो यही कहेगा कि प्राइस ही भगवान है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स उनके इन्वेस्टमेंट टेम्पल की गॉडेस होती है। और ये सच है क्योंकि ट्रेडर्स के लिए केवल यही दो चीजें हैं जो उनके लिए मायने रखती हैं, और प्राइस तथा वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन का यूज करने के जरिए उनका एम ये प्रेडिक्ट करना होता है कि प्राइस का डायरेक्शन कहां है और इसी के अनुरूप लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। बेशक उनके पास सभी प्रकार के सिस्टम होते हैं जिसका वो यूज करते हैं, जिनमें चार्ट, स्विंग ट्रेडिंग, स्टोकेस्टिक मॉडल्स, मूविंग एवरेज, पैटर्न आदि जैसी चीजें शामिल होती हैं। अब मैं इनमें से ज़्यादातर को नहीं समझता। वास्तव में मुझे इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन ये बाय चॉइस है बजाय मेरे बिलीफ के। वास्तव में एज और एक्सपीरियंस के साथ मुझे लगता है कि मैं बहुत अधिक ओपन और क्यूरियस बन गया हूँ, और आप इसका एविडेंस ईटी मनी चैनल पर हमारे कुछ वीडियोस में देख सकते हैं जहां हमने क्लासिकल इन्वेस्टिंग से परे देखा है और कई ऑल्टरनेटिव पाथ्स को एक्सप्लोर किया है। वैसे भी ट्रेडर्स के लिए भाव निश्चित रूप से भगवान छे और वॉल्यूम भी भगवान छे। अनदर सेट ऑफ प्लेयर्स जो प्राइस पर बहुत अधिक रिलाई करते हैं वो है मोमेंटम इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स के विपरीत जो दिन के भीतर बाय और सेल करते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक में 3, 4 यहां तक कि 6 महीने की पीरियड के लिए इन्वेस्टेड बने रहते हैं जब तक कि प्राइस का डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो जाता। इसलिए यदि प्राइस इंडिकेटर ऊपर जा रहे हैं तो वो गो लॉन्ग का यूज करते हैं, और अगर प्राइस डायरेक्शन नीचे जा रहा है तो वो गो शॉर्ट का यूज करते हैं। वास्तव में उनका फेवरेट वन लाइनर है ट्रेंड इज माय फ्रेंड। लेकिन इतना कहने के बाद ये मोमेंटम गाइज अधिकतर फंडामेंटल इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन उनकी नज़र मार्केट पर भी ज़रूर होती है क्योंकि वो लगातार ट्रेडिंग वॉल्यूम, स्टॉक प्राइसेस, न्यूज़ और दूसरे मूविंग ट्रेंड को ट्रैक करते हैं। ये उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट की एंट्री और एग्जिट टाइमिंग्स के लिए महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में इक्विप करता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मोमेंटम इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल मायने रखता है, लेकिन प्राइस भी मायने रखता है। फाइनेंस के प्रोफेसर भगवान भाव छे के एक और एडवोकेट हैं। वास्तव में इसे और अधिक फॉर्मल बनाने के लिए वो इस थ्योरी में विश्वास करते हैं जिसे वो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी कहते हैं, जो केवल ये कहता है कि सिक्योरिटी की प्राइस उस एसेट के बारे में सभी रेलेवेंट और नोन इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट करती है। दूसरे शब्दों में EMT का अर्थ यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, रिलेटिव वैल्यूएशन वगैरह जैसे सारे बिल्कुल यूजलेस हैं और आपको केवल मार्केट या इंडेक्स को बाय करना चाहिए। इन एसेंस जो लोग EMT में विश्वास करते हैं उनके लिए प्राइस वैल्यू के बराबर होता है। उसका अर्थ है कि फाइनेंस के प्रोफेसर के लिए भाव भगवान छे। अब एक पुराना जोक है कि एक अकाउंटेंट वो होता है जो सभी चीज की कॉस्ट के बारे में तो जानता है पर किसी भी चीज की वैल्यू के बारे में नहीं जानता। केस इन पॉइंट ये है कि किस प्रकार मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग का यूज दूसरी लिस्टेड कंपनीज में कंपनी के इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अब चूंकि उन शेयर्स की प्राइस रियल टाइम बेसिस पर ऊपर और नीचे होती रहती है, इन एसेंस कंपनी द्वारा इन शेयर्स को होल्ड करने का वर्थ भी प्राइस में चेंज के समान ही मूव करता है। इसी प्रिंसिपल को म्यूचुअल फंड्स तथा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ देखा जा सकता है क्योंकि वो भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में फंड इन्वेस्ट करती है। इसके बाद ये NAV या नेट एसेट वैल्यू की ओर जाता है जो एक्सक्लूसिव उनके पोर्टफोलियो होल्डिंग्स के करंट मार्केट प्राइस से डिराइव होता है, और ये वास्तव में समझ में आता है। मेरा मतलब है, हाँ, सभी फंड मैनेजर विश्वास करते हैं कि जिन शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, जिसका अर्थ यह है कि जिस प्राइस पर वो बाय करते हैं वो उस स्टॉक के वैल्यू के डिस्काउंट पर है। लेकिन बेशक उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी फंड मैनेजर को उसके परसीव्ड वैल्यू पर NAV डिक्लेयर करने के लिए अलाउ करेगा।
इसलिए हाँ, अकाउंटिंग के लिहाज से भाव भगवान छे। और अंत में आइए उन रेगुलेटर्स के बारे में बात करें जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस प्राइस की पूजा करते हैं। आप देखें कि एक रेगुलेटर क्या चाहता है। वो वैल्यूएशन या ऐसे किसी मम्बो जम्बो में इंटरेस्टेड नहीं होते। वास्तव में वो चाहते हैं कि मार्केट प्राइसेस को प्रॉपर डिस्क्लोजर्स और बिना किसी मैनिपुलेशन के साथ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में डिटरमिन कर दिया जाए। और चूंकि वो केवल प्राइस को लेकर कीन है, इसलिए हमारे रेगुलेटर्स के लिए भी भाव भगवान छे। हम हमेशा वहां क्रेडिट देते हैं जहां दिया जाना चाहिए, और इस वीडियो में जो कुछ भी है वो प्रोफेसर संजय बख्शी के वीडियो ब्लॉग में से एक है। इसलिए अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है, प्रोफेसर संजय बख्शी के पास वीमियो पर एक वंडरफुल चैनल है जहां वो समय समय पर कुछ हाई क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं रेगुलर बेसिस पर फॉलो करता हूं, और जो वो कहते हैं उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए ज़रूर उनके चैनल को विजिट करें। ज़्यादातर लोग, जो उनमें से 99% की तरह हैं, स्टॉक प्राइसेस का यूज़ वैल्यू के प्रॉक्सी के रूप में करते हैं। और इसे समझा जा सकता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। प्राइस एक ऑब्जेक्टिव मेजर है, ये प्रिसाइज है, इसे मेजर किया जा सकता है, ये हमेशा विजिबल है, और इम्पॉर्टेंटली किसी भी चीज़ की प्राइस को वेरीफाई करना बहुत आसान है। प्राइस के साथ काम करना हर किसी के लिए कन्वीनियंट होता है। इन्वेस्टर, रेगुलेटर, कंपनी, अकाउंटेंट्स, मीडिया और उन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स में से कई जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दिनों दिन बढ़ रहे हैं। इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू जैसी इतनी जटिल चीज़ को फिगर आउट करने की जगह इनमें से ज़्यादातर स्टेक होल्डर्स प्राइस के साथ वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना प्रेफर करते हैं, जिसे वो शेयर मार्केट के कलेक्टिव विजडम के रूप में लेबल करते हैं। लेकिन रियल सवाल यह है कि क्या प्राइस वैल्यू का एक एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है? उस कॉन्टेक्स्ट में आइए एक वैल्यू इन्वेस्टर के नज़रिए से चीज़ों को समझते हैं। अब वैल्यू शब्द एक सुपर फजी कॉन्सेप्ट है, और इसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ये उस स्टोरी की तरह है जिसे आपने शायद लिंक्डइन पर कहीं पढ़ा होगा, जहां एक आदमी 3 लोगों को ब्रिक बिछाते देखता है और वो उनमें से हर एक व्यक्ति से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। पहला कहता है कि मैं ब्रिक बिछा रहा हूं, दूसरा जवाब देता है मैं एक दीवार बना रहा हूं, और जब ये आदमी तीसरे व्यक्ति से ये सवाल पूछता है तो वो कहता है मैं एक महल बना रहा हूं। इसलिए जब तीनों एक ही काम कर रहे थे, उनमें से प्रत्येक ने अपने कंट्रीब्यूशन को अलग अलग तरीके से महत्व दिया। वैल्यू इन्वेस्टर भी थोड़े ऐसे ही होते हैं, और बाकी मार्केट क्या कर रहे हैं उसके बावजूद अपना ही पिक्चर पेंट करना चाहते हैं। वो इमोशन से खुद को इंसुलेट करने के जरिए मल्टीपल वैल्यूएशन मॉडल्स की कोशिश करके ऐसा करते हैं, और अपने स्टॉक पिक्स में कन्विक्शन और पेशेंस का ब्रेजन लेवल्स रखते हैं। दूसरे शब्दों में उनके लिए भाव भगवान छे सच नहीं है, अगर आप इसे एक प्योरिस्ट एंगल से देखें। लेकिन यह कहना कि बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें अक्सर वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर कहा जाता है, एक प्योरिस्ट थे, गलत होगा। वास्तव में ग्राहम ने खुद एक प्राइस बेस्ड क्राइटेरिया रखा था जिसका स्पेसिफिक पर्पस वैल्यू ट्रैप्स में नहीं फंसना था। आप देखें कि जहां ग्राहम ने बाइंग चीप, या मैं कह सकता हूं कि बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनीज की वकालत की थी, उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि कौन सी ऊपर जाएगी और कौन सी नहीं। इसलिए उन्होंने रियलाइज किया कि उनके इन्वेस्टमेंट में से कुछ सुपर डड्स होंगे और कोई रिटर्न प्रोड्यूस नहीं करेंगे, या हो सकता है नेगेटिव रिटर्न भी फेच करें। और इसलिए उन्होंने 3 साल का एक रूल बनाया, जिसका सीधा सा अर्थ था कि अगर कोई स्टॉक जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था 3 साल के पीरियड में एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल तक नहीं जाता, तब तक दोनों सालों के खत्म होने पर सरलता से उस स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे। दूसरा वेरिएशन जिसे प्रोफेसर बख्शी ने अपने वीडियो में हाईलाइट किया, और मैं सोचता हूं कि यहां इसे मेंशन किया जाना जरूरी है, स्टॉक प्राइस तथा कंपनी की क्रेडिट रेटिंग के बीच लिंकेज है। अब यह आपके लिए थोड़ा अनयूजुअल हो सकता है, आखिर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग के स्टॉक प्राइस का क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन जब मैं पिछले 6 महीनों में डाउनग्रेड्स के एक्चुअल एग्जाम्पल को देखता हूं तो इस पॉइंट का अधिक सेंस समझ में आने लगता है। आप देखें, यहां ये ग्राफ प्राइस में गिरावट के उस लेवल को हाईलाइट करते हैं जो इन शेयर्स में डाउनग्रेड के एक्चुअल डेट से पहले थे। एग्जाम्पल के लिए क्राइसिल ने साल 2021 में
19 अगस्त को BHEL की लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज पर रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया। उनकी रिपोर्ट ने कंपनी के कमजोर होते बिजनेस और उसके साथ जुड़े फाइनेंशियल रिस्क की ओर इशारा करते हुए डाउनग्रेड को सही ठहराया। लेकिन यहां मजे की बात यह है कि स्टॉक मार्केट ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट से बहुत पहले ही रिएक्ट कर दिया और जून 2021 से ही स्टॉक की शॉर्टेज शुरू कर दी। इन एसेंस, एक अनएंटिसिपेटेड स्टॉक प्राइस गिरावट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए कंपनी के फाइनेंस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए तथा यह देखने के लिए क्या उनके एजम्पशंस अभी भी होल्ड कर रहे हैं, एक सिग्नल के रूप में काम कर सकते हैं। इस मामले में ऐसा करना एक वाइज थिंग हो सकती है और इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए भी भाव कहीं ना कहीं पिक्चर में जरूर है। इक्विटी रिसर्च का पूरा बेसिस उपलब्ध सूचना के आधार पर कंपनी के प्रोजेक्टेड शेयर प्राइस को एस्टिमेट करना है और ऑन द फेस ऑफ इट स्टॉक की करंट प्राइस मैटर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अक्सर इक्विटी एनालिस्ट स्टॉक प्राइस का यूज करके इसे बहुत अधिक बेस बनाने के द्वारा अपने रिसर्च को कॉन्टैमिनेट कर देने की गलती कर बैठते हैं। अब यहां कुछ एग्जाम्पल्स को देखें। पहला सिनेरियो वो है जहां किसी कंपनी की एक या अधिक लिस्टेड सब्सिडरीज हैं। ये आमतौर पर HDFC, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि जैसी कंपनीज होंगी जिनके पास कई सब्सिडरीज हैं, कुछ लिस्टेड और कुछ अनलिस्टेड। अब एनालिस्ट अक्सर विशेष रूप से लिस्टेड सब्सिडरीज के साथ क्या करते हैं कि वो लिस्टेड सब्सिडरीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पिक करते हैं और इसे उस सब्सिडरी में कंपनी के स्टेक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBI लाइफ इंश्योरेंस में 55% स्टेक है। इसका SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में 69% का स्टेक है और येस बैंक में इसकी 30% की और शेयर होल्डिंग है। अब जैसा कि हम इस टेबल में देखते हैं, एनालिस्ट इन स्टेक को रिस्पेक्टिव सब्सिडरी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उन्हें होल्डिंग कंपनी में सब्सिडरीज के क्यूमुलेटिव वैल्यू पर पहुंचने में मदद करेगा। यह पहली बार में बहुत लॉजिकल लग सकता है, लेकिन इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम यह है कि इन तीनों सब्सिडरीज के इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन में एनालिस्ट का रिसर्च मिसिंग है। आप देखें कि सब्सिडरीज का प्रॉपर्ली वैल्यूइंग न करने और केवल प्राइस बेस्ड मार्केट कैप नंबर्स का यूज करने द्वारा एनालिस्ट सब्सिडरीज के वेगरीज के अपने रिसर्च को खुद एक्सपोज कर रहा है, जो उनके वैल्यू की तुलना में या तो ओवरप्राइस्ड है या फिर अंडरप्राइस्ड। तो इस बात पर गौर किया जाना चाहिए। एक दूसरा सिनेरियो जो गलतियों का कारण बन सकता है और जो स्पष्ट रूप से बहुत से लोग करते हैं, वो है पीयर वैल्यूएशन। एक पीयर वैल्यूएशन ये देखने का एक सिंपल एक्ट है कि किस प्रकार एक ही इंडस्ट्री के भीतर सिमिलर कंपेटिटर्स PE रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह जैसे कुछ स्पेसिफिक मेट्रिक्स पर कैसे कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत की लार्ज IT कंपनीज को लें तो हमारे यहाँ 7 बड़ी कंपनीज हैं और अगर हम हमारे प्रेफर्ड मैट्रिक्स के रूप में PE रेशियो का यूज़ करते हैं तो हम TCS और इन्फोसिस की तुलना में विप्रो और HCL टेक्नोलॉजीज में बहुत अधिक इंटरेस्ट की उम्मीद कर सकते हैं, जो एक हायर PE रेशियो पर है। अब ये सुझाव देने का कोई कारण नहीं है कि आपको पीयर एनालिसिस नहीं करना चाहिए। वास्तव में कंपटीशन को समझना इनक्रेडिबली यूजफुल है और ये हमें बिजनेस ड्राइवर्स, मार्जिन, ऑर्डर बुक, R&D पाइपलाइन तथा पूरे लैंडस्केप का एक फैंटास्टिक आइडिया देता है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस को पूरी तरह एक रिलेटिव PE रेशियो पर, जो एक पार्ट प्राइस पार्ट अर्निंग्स है, पर बेस कर रहा है, तो ऐसा करना कोई बहुत स्मार्ट बात नहीं समझी जाएगी। आखिरकार कोई कारण तो है कि क्यों विप्रो या HCL टेक के पास लोअर PE रेशियो है, और जब तक हम इसका पता लगाने के लिए गहराई में नहीं उतरते, तब तक आप अपने पार्ट पर क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स की गुंजाइश छोड़ रहे हैं। इस प्रकार जब प्राइस की बात आती है तो हम 2 आइडियोलॉजीज देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टर हैं जो मानते हैं कि प्राइस और वैल्यू डिफरेंट है और ये बिलीफ उन्हें डिस्क्रिपेंसीज को खोजने तथा वैल्यूएशन गैप से मनी बनाने के लिए अलाउ करता है। दूसरा स्टैंस जो ज्यादातर स्टेक होल्डर्स का है वो है कि आपको हमेशा प्राइस को ट्रस्ट करना चाहिए और सभी डिटर्मिनेशंस प्राइस के आसपास ही बेस्ड होने चाहिए।
हमने ट्रेडर्स, अकाउंटेंट्स, मोमेंटम इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल प्रोफेसर्स तथा रेगुलेटर्स के केस में इसे देखा, जो लगातार भाव भगवान 6 के मंत्र का जाप करते रहते हैं। अब हमारी राय में ऐसे टाइम होते हैं जब वैल्यू और प्राइस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए, और कुछ दूसरे टाइम होते हैं जब उन्हें एक साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपकी अप्रोच को आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ मेल खाना चाहिए। इतना कहने के बाद मार्केट प्राइस मैनेजमेंट के लिए भी एक पावरफुल सिग्नल के रूप में काम करती है, और इस पर ध्यान देना उनके अपने हित में है। एग्जाम्पल के लिए, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स। अब जब कंपनी कोई भी नई जानकारी साझा करती है, लगभग हमेशा ही एक मार्केट रिएक्शन होता है। हमें लगता है कि इस रिएक्शन की समझ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। एग्जाम्पल के लिए, औरोबिंदो फार्मा ने 12 अगस्त 2021 को अनाउंस किया था कि वो क्रोनस फार्मा स्पेशलिटीज इंडिया लिमिटेड में 51% स्टेक खरीद रहे हैं। यह डील 420 करोड़ रुपए के एक कैश कंसिडरेशन के लिए किया जा रहा था। लेकिन मार्केट को जिस बात ने हैरान और स्पूक कर दिया, वो ये था कि क्रोनस फार्मा का सेल्स टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में केवल 12 करोड़ रुपए था। इसके बाद अगले 5 ट्रेडिंग सेशंस में औरोबिंदो फार्मा के शेयर प्राइस में 18% की गिरावट के साथ एक बड़ी सेल ऑफ देखने में आई। इन्वेस्टर्स को इस डील के साथ जुड़ी उनकी चिंताएं मुख्य रूप से हाई वैल्यूएशन, पॉसिबल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसे कंपनी ने बाद में डिनाई कर दिया, और बेशक साल के लिए एक इंक्रीज्ड कैपिटल आउटले के कारण थी। इसलिए मार्केट ने इस न्यूज़ को अच्छा नहीं समझा, और कंपनी द्वारा 1 या 2 वीक के बाद इस डील को खत्म कर दिए जाने के बावजूद ये एपिसोड औरोबिंदो फार्मा के गले में एक हड्डी की तरह अटका हुआ है। पॉइंट ये है कि आप भाव के भगवान होने की बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन ऐसे कई एरियाज हैं जो स्टॉक प्राइस द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और एक इन्वेस्टर के रूप में उसे समझ लेना हमारे हित में है। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो ज़रूर उस लाइक बटन को टैप करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना समय निकालने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे अगले सप्ताह एक दूसरे वीडियो के साथ मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.